Good morning, students. This is Manisha, your bio teacher, with a new chapter Strategies for Enhancement in Food Production. तो ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आज, इसका कुछ पार्ट हम डिस्कस करेंगे आज। मैंने आपको बोला था कि बेटा बायो में जो कोई भी टर्म है, कोई भी टॉपिक है, उसको हम सबसे पहले उसमें हम उसके चैप्टर के नाम को समझना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर को ये टाइटल क्यों मिला है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या है? स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या होता है? रणनीति होती हैं। इन्हांसमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है। किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं हम? फूड के प्रोडक्शन को। तो सीधी सी बात है, इस चैप्टर में हम वो सारी स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, वो तरीके पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम प्रेजेंट डे में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा कर सकें। हम वो तरीके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे, जिनकी हेल्प से हम आज नई नई वेराइटीज़ जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स की बना रहे हैं फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया हमें। अब मतलब ये समझते हैं बेटा पहले कि हमें ज़रूरत क्यों है स्ट्रैटेजीज़ बनाने की। हमें ज़रूरत क्यों है कि हम फूड प्रोडक्शन के इन्हांसमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएं। तो ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि हम बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते हैं कि डे बाय डे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन क्या अर्थ का स्पेस भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है? हमारी इंक्रीजिंग कैपेसिटी जो है, हम जो बढ़ रहे हैं इतनी तेज़ी के साथ, जैसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी आज कह रहे हैं, इतनी तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं, अपना नंबर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्या अर्थ भी उसी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है? क्या अर्थ का स्पेस इंक्रीज़ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम तो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमें जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें मोर स्कूल्स चाहिए, हमें मोर हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें हाउस मोर चाहिए। मतलब हमारी डिमांड के लिए हम अगर बढ़ते हैं, हमारा नंबर अगर बढ़ता है पॉपुलेशन का, तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें ज़्यादा रोड चाहिए, ज़्यादा रेलवे लाइंस चाहिए। तो इन सब चीज़ों में हम लोग कर क्या रहे हैं? हम जो अर्थ का स्पेस है उसे अपने लिए ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब जो फूड है हमारा, जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिलता है, उनके लिए हमने स्पेस छोड़ा ही नहीं है। तो ये ज़रूरत है हमें कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा कैसे करें हम। ठीक है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, स्पेस डिक्रीज़ हो रहा है और फूड की डिमांड बढ़ रही है। तो हमें ज़रूर वो तरीके अपनाने पड़ेंगे जो कम से कम समय में, कम से कम जगह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। तो चलिए बेटा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, इजी बहुत है। और स्ट्रिक्टली हम इस चैप्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में से आपको पूरा ये चैप्टर जो है करना है। इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है, जो मैं गो थ्रू कराऊंगी आपको एनसीईआरटी, तो उसमें आप साथ साथ करते चले जाना। कोई एडिशनल आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर की। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही अपना पूरा नोट्स बना के चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री। क्या टॉपिक है बच्चों इसमें? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में एक वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे, हस्बेंड्री। हस्बेंड्री कहाँ से आया ये शब्द? हस्बेंड्री शब्द कुछ कुछ लग रहा है ना, हस्बैंड से आया है। ठीक है, हंसी आ रही होगी सुन के। हस्बेंड्री जो वर्ड है वो, हाँ बिल्कुल सही है, वो रिजेंबल करता है हस्बैंड से। हस्बैंड का मतलब यहाँ पे है क्या? हस्बैंड का मतलब होता है बेटा केयरिंग करना, रेयरिंग करना। ठीक है, केयरिंग करना, देखभाल करना, ये होता है उसका मतलब। लेकिन यहाँ पे जो देखभाल की जा रही है, वो देखभाल की जा रही है एनिमल्स की। एनिमल हस्बेंड्री में हम जो है वो रेयरिंग और केयरिंग, पालन पोषण, देखभाल करते हैं एनिमल्स की। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री को और अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम एनिमल्स को पाल रहे हैं हम लोग, ये तो एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी होता है। अब तक यही बहुत बार बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर का मतलब जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की रेयरिंग केयरिंग होती है। प्लांट्स का कल्टीवेशन इसमें आ जाता है और एनिमल्स की रेयरिंग केयरिंग इसमें आ जाती है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय ब्रीडिंग? ब्रीडिंग का मतलब है
अलग अलग या सेम स्पीसीज़ को क्रॉस करा के न्यू वेराइटीज़ ऑब्टेन करना, मेटिंग एक तरीके से आप कह सकते हो। एंड राइजिंग लाइव स्टॉक, और अपने लाइव स्टॉक को बढ़ाना। लाइव स्टॉक क्या होता है? एनिमल्स आप रेयर केयर कर रहे हो, एनिमल्स आप रख रहे हो अपने पास ताकि हम उनसे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट ले सकें। तो बेटा आप उन्हें कितने, कहाँ रख रहे हो? कोई फार्म हाउस होगा, फार्म हाउस में कितना नंबर है एनिमल्स का, इट इज़ लाइव स्टॉक। जैसे मान लो आपने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है और उसमें आपने 20 काउज रखी हुई हैं, या आपने 10 बफलोज उसमें रखी हुई हैं, तो ये 30 जो नंबर है, 20 काउज प्लस 10 बफलोज, ये क्या हो गया? लाइव स्टॉक। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इन अ फार्म हाउस हाउ मेनी नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर, कितने हैं उसमें एनिमल्स, वो आपका लाइव स्टॉक होता है। सो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें हम ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं एनिमल्स में, और अपने लाइव स्टॉक को इंक्रीज करते हैं। As such, it is vital skill for farmer and it is a much science as it is a art. ठीक है। Animal husbandry deals with care and breeding of livestock like buffaloes, cow, pigs. ये हम एनिमल कौन कौन से हैं जो रखते हैं एनिमल हस्बेंड्री में? अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री जो होती हैं, कुछ शीप हम रखते हैं। क्यों रखते हैं शीप? क्योंकि हमें उससे मिल्क भी ऑब्टेन करना है, उससे हमें जो है मीट भी ऑब्टेन करना होता है, उससे हमें वूल भी मिलती है। ठीक है। ऐसी कैमल है, उसका मिल्क भी यूज़ होता है, मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। शीप के मिल्क की भी मेडिसिनल वैल्यू है। तो बेटा अलग अलग एनिमल्स हम रख रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, मतलब स्ट्रेटजी अपना रहे हैं हम, तरीके अपना रहे हैं कि अपने बेनिफिट के लिए हम कैसे एनिमल्स की ब्रीडिंग केयरिंग करें कि हमें डिज़ायरेबल ऑब्टेन जो है प्रोडक्ट हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें? नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है फिशरीज़ का। इस चैप्टर में हम मेनली 3 आपके जो है टॉपिक्स इसमें स्टडी करेंगे। पूरे चैप्टर में नहीं, एनिमल हस्बेंड्री की मैं बात कर रही हूँ। इसमें आप फिशरीज़, पोल्ट्री फार्मिंग आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है। और इसमें हम कुछ हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि मिल्क यील्डिंग से जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिशरीज़ नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ रेयरिंग एंड केयरिंग, कैचिंग, सेलिंग। देखो क्या क्या है इसमें फिशरीज़ में। इसमें है बेटा रेयरिंग, देखभाल करना उनकी, पकड़ना उनको, बेचना उनको मार्केट में। ठीक है। ना सिर्फ फिशेस को, और भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो फिशरीज़ में आते हैं, जैसे मॉलस्क आते हैं इसमें, क्रस्टेशियंस आते हैं, प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा। सिंस टाइम इमेमोरियल एनिमल्स में और भी हम यूज़ करते हैं, जैसे बीज, शहद के लिए हम वैक्स के लिए यूज़ करते हैं, सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क ऑब्टेनिंग, प्रॉन्स, क्रैब, फिशेज, बर्ड्स, pigs, cattle, sheep, camel. Lots of animals are there for obtaining desirable products like milk, egg, meat, wool, silk, honey, etc. It is estimated that more than 70% of world livestock population in India and China. इंडिया और चाइना दोनों में लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एनिमल्स की सबसे ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड का अगर हम काउंट करें तो 70% जो हैं इस तरह के एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ होने वाले एनिमल सिर्फ इंडिया और चाइना में हैं। ठीक है बेटा। तो बहुत लार्ज स्केल में इंडिया और चाइना एनिमल हस्बेंड्री और प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें अब। Surprising to note that the contribution to world from farm produce only 20%. That is the productivity per unit is very low. बड़ी मतलब सरप्राइजिंग है ये कि ये जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड, उसमें पूरे वर्ल्ड के अगर फार्म में देखा जाए तो ये सिर्फ 25% प्रोडक्शन ही दे रहा है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब वैसे अगर हम देखें तो 70% एनिमल जो हैं वो इंडिया और चाइना में हैं, लेकिन उनका पूरे वर्ल्ड में अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो वो सिर्फ कितना है? वो सिर्फ आपका 25% है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं आप इसमें। Hence, in addition to conventional practice of animal breeding and caring, newer techniques also to be applied. क्या कह रहा है बेटा ये कह रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों मिलाकर 70% एनिमल्स का लाइव स्टॉक रखते हैं पूरे वर्ल्ड का।
लेकिन अगर उनका प्रोडक्शन देखा जाए तो सिर्फ वो कितना है, वो 25% है, जो कि बहुत ही कम है। इतने सारे एनिमल्स और इतना कम प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिशनल तरीक़ों से उनकी रेयरिंग केयरिंग कर रहे हैं। तो क्यों ना एनिमल्स के नंबर को बढ़ाया जाए, उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए। अब मान लो फार्म हाउस में आपने 50 गाय रखी हुई हैं और उनकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी कितनी है, पर डे वो 7 लीटर या 8 लीटर ही मिल्क हमें देती हैं। तो क्या फ़ायदा है, नंबर इतना ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी इतनी लो। तो क्या तरीका हम अपनाएं, हम कुछ ऐसा करें कि हमारे एनिमल्स की जो वैरायटी है वो सुधरे। इस तरह के एनिमल्स हमारे पास हों जिनकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी 18 लीटर पर डे हो। बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो हमें पुरानी कन्वेंशनल टेक्निक्स को छोड़ के न्यू टेक्निक्स भी ऐड करनी चाहिए। किसके लिए? ताकि हम प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकें, एनिमल्स को अच्छी क्वालिटी का हम बना सकें। मैनेजमेंट कैसे करोगे आप फार्म हाउस का और एनिमल्स का? बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है ये। कैसे? हमें सिर्फ इसमें ये पढ़ना है कि हम जो हैं अपने फार्म हाउस में किस तरह से एनिमल्स को रखें, कैसे रखें। भाई हमने गाय रखी हुई है, उसको रहने के लिए जगह भी देनी होगी, खाने के लिए उसे खाना भी देना पड़ेगा। अगर वो बीमार पड़े तो उसके चेकअप्स भी हमें वेटरनरी डॉक्टर की हेल्प से कराने पड़ेंगे। सो वी हैव टू रेयर एंड केयर द एनिमल्स विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो मैनेजमेंट कैसे है फार्म हाउस का? सब कितने भी आप फार्म हाउस रखो, चाहे डेयरी फार्म हाउस है, एनिमल फार्म हाउस है, मैनेजमेंट मोस्टली एक जैसी ही होती है। देखो क्या क्या करेंगे हम अपने फार्म हाउस में। सबसे पहले तो एक फार्म हाउस क्या होता है, फार्म क्या होता है, जहाँ पे हम अपने लाइव स्टॉक को रख रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल अप्रोच टू व्हाट वी बीन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट गिव मच मोर नीडेड बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन। जितना अच्छा हम अपनी प्रैक्टिस रखेंगे फार्म हाउस को, जितना बेटर आप रखोगे, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिसेस के साथ फार्म हाउस को मैनेज करोगे, उतने ही आपको प्रोडक्ट हाई मिलेंगे। लेट अस डिस्कस सम मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीजर्स employed in various animals farm systems. Dairy farm management. We take first dairy farm management. What do you mean by dairying? डेयरिंग से पता चल जाता है बेटा कि हम ऐसे एनिमल्स को रख रहे हैं जिनका जो है हमें मिल्क लेना है या मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हमें लेने हैं, ठीक है। अब सभी खाते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, सबको बहुत पसंद आते हैं। स्वीट्स में भी बहुत सारी ऐसी दूध से बनने वाली मिठाइयाँ हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो कभी सोचा ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? पिज़्ज़ा अगर हम खा रहे हैं तो स्पेशली पिज़्ज़ा की स्पेशलिटी क्या है भाई? चीज़ उसका। और वो कहाँ से बन रहा है? वो बन रहा है हमारे डेयरी एनिमल्स के मिल्क से, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम डेयरिंग मिल्क से रिलेटेड जो है एनिमल्स उन्हें रखते हैं इसमें, और हम उनसे मिल्क या मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। डेयरी फार्म मैनेजमेंट से हमारे लिए फूड की जो किल्लत है वो तो कम होती ही है, साथ में हमारे फार्मर्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो मार्केट में सेल कर सकता है अपनी फूड या फूड के प्रोडक्ट्स को। एक फार्म हाउस अगर आप सेटअप कर रहे हो तो उसकी जो क्वांटिटी है जो हमें मिलेगी मिल्क की या किसी भी चीज़ की, वो सिर्फ हम इतना ज़्यादा होगा कि वो हमारी पूर्ति के लिए हम नहीं करते हैं, उसे हम अपनी इकोनॉमिक वैल्यू के लिए करते हैं, ताकि हम मिल्क भी है तो उसको बाहर सेल कर सकें और थोड़े जो है पैसे कमा सकें उससे, ठीक है। क्या आप लिस्ट बना सकते हो ऐसे एनिमल्स की जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट्स के हैं? आप ऑब्वियसली आप ये कर सकते हो। सो डू इट योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विद मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म? पनीर आ जाएगा इसमें, चीज़ आ जाएगा, कर्ड आ जाएगा, योगर्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैनी ऑफ थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द डेयरी प्रोडक्ट। In a dairy farm management, we deal with the process and systems increase yield. डेयरी फार्म मैनेजमेंट में बेटा हम वो सारी प्रोसेसेस करेंगे जिससे हम ना केवल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें मिल्क के, और हम उसका उत्पादन, यील्ड, मिल्क का उत्पादन भी बढ़ा सकें, ठीक है। मिल्क का उत्पादन कैसे बढ़ाओगे? आप सोचोगे कि मैम अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं उनको एनिमल्स को और हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम इसमें ब्रीडिंग कराते हैं एनिमल्स की, गुड वैरायटी के ब्रीडिंग जो है हम यहाँ पे चूज़ करके उनको क्रॉस कराते हैं, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। मिल्क यील्ड इज़ प्राइमरली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन फार्म। आ गया वही बात, मिल्क यील्ड मतलब कितना मिल्क आप बना रहे हो, ऑब्टेंड हो रहा है आपको आपके फार्म हाउस से, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि ब्रीड कितनी अच्छी आपने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है।
हमें सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी हैं। एक तो हमारा जो एनिमल है, जो लाइव स्टॉक है, वो डिजीज़ फ्री हो, क्योंकि अगर वो डिजीज़्ड है तो वो जितने भी आपके और भी एनिमल्स हैं उन्हें भी डिजीज़ कॉज कर देगा। ठीक है। दूसरी बात, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी हो कि जिस पर्पज़ के लिए हमने उसे रखा हुआ है उसमें हमें मैक्सिमम जो है उत्पादन मिल सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हम क्या करेंगे, फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी राइज द कैटल हैव टू बी वेल लुकड आफ्टर। भाई अगर आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेना है तो सबसे पहली बात है कि आप जो अपना एनिमल रखे हुए हो उसकी देखभाल बहुत अच्छे से हो। ठीक है। जहाँ पे वो रखा है वो वहाँ पे एडुकेट वाटर की सप्लाई हो। ठीक है। वो डिजीज़ फ्री एरिया हो। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर। फूडर चारा होता है। ठीक है। क्वालिटी अच्छी हो फूडर की, अमाउंट अच्छा हो फूडर का, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी हेल्थ के लिए बेटर हैं और हमारे मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी। बिसाइड स्ट्रिंग एंड क्लीनिनेस, इसके अलावा भी क्या है, क्लीन, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है। आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस वाइल मिल्किंग। अगर आपने मिल्क ऑब्टेन कर लिया, उसको स्टोरेज की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, ठीक है, तो भी उसमें बहुत सारी डिजीज़ ऐड हो जाएंगे। जो हमारा पर्पज़ है गुड मिल्क का वो नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है। Nowadays, of course, much of these process have become mechanized, which reduce the chance of direct contact produced with the handler. ठीक है। अब तो ऐसी सारी प्रोसेस जो हैं वो हमने बना ली हैं कि मिल्क का जो है तुरंत मशीन्स आती हैं आजकल मिल्क को निकालने के लिए। तो जो भी आपका हैंडलर है जो ये सब चीज़ें कर रहा है, जो खुद मिल्क निकाल रहा है, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता ही नहीं है आजकल प्रोडक्ट्स के। इंश्योरिंग दीज स्ट्रेगनेंट मेजर्स would of course require regular inspection with proper record keeping. देखो बेटा, सीधी सी बात है, आप इमेजिन करके चलो आपका एक फार्म हाउस है और उसमें आपने बहुत सारे कैटल्स रखे हुए हैं। आप कैसे संभालोगे अपने फार्म हाउस को? सबसे पहली बात, फार्म हाउस हम ऐसा बनाएंगे जो जितने हम एनिमल रखना चाहते हैं उनके लिए ओवर क्राउडेड ना हो, वेल स्पेस्ड हो, वेंटिलेटेड हो, साफ़ सफाई की सुविधा उसमें बहुत अच्छी हो, फूड जो हम दे रहे हैं वो साइंटिफिकली क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी बहुत अच्छी हो, मिल्क प्रोडक्शन के बाद उसके स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है। एनवायरनमेंट डिजीज़ फ्री हो, साफ़ सुथरा हो, ये सारी चीज़ें हमें रखनी हैं। एक डायरी रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है जिसमें हम पर ईयर अपने लाइफ स्टॉक को देखते हैं, कितने घटे कितने जो है वो बड़े हैं। ठीक है। वेटरनरी चेकअप्स रेगुलरली होने चाहिए डॉक्टर्स के, जो हमारे कैटल को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सके, देख सके उन्हें। ठीक है। तो ये सब कुछ हम टैकल करते हैं किस में, फार्म हाउस मैनेजमेंट में। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट भी सेम ही है। पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री क्या है, पहले तो पोल्ट्री वर्ड क्या है? पोल्ट्री वर्ड का मतलब है हम बर्ड्स को इसमें रेयरिंग और केयरिंग देते हैं। बर्ड से हमें दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं डिज़ायरेबल। एक तो इससे हमें एग मिल जाते हैं, बर्ड्स से एग मिलते हैं हमें, दूसरी बात हमें मीट मिल जाती है इससे। ठीक है। तो पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, बर्ड्स आते हैं इसमें, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर एग्स। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन्स, डक्स एंड समटाइम टर्की एंड गीज। ठीक है। टर्की भी बर्ड है, गीज भी बर्ड है, डक और चिकन आप अच्छे से जानते हो। ठीक है। टर्की से रिलेटेड तो एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है 25, मुझे कंट्री याद नहीं आ रहा कहाँ पर है, 25 दिसंबर को सेलिब्रेशन किया जाता है। उसमें स्पेशली जो टर्की है उसका जो मीट है वो खाया जाता है। द वर्ड पोल्ट्री इज़ ऑफन यूज टू रेफर टू द मीट ओनली दीज बर्ड्स, बट इन अ मोर जनरल सेंस इट मे बी रेफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। हमारे माइंड में पोल्ट्री वर्ड को सुनते ये आता है कि मुर्गी पालन है, लेकिन ये मुर्गी पालन नहीं है। इसमें सिर्फ हैंस नहीं आती हैं, इसमें और भी बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो रेयरिंग और केयरिंग की जाती है उनकी फूड्स के लिए। ठीक है। बच्चे आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या है, इतने सारे एनिमल्स को हम क्यों खाते हैं? ठीक है ना, हम सिर्फ प्लांट से अपनी पूर्ति क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि वर्ल्ड में 70% एनिमल्स हैं और 30% सिर्फ क्या है, प्लांट्स हैं। अगर सभी एनिमल्स प्लांट्स ही खाना शुरू कर देंगे तो प्लांट्स बचेंगे क्या अर्थ पे? ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे फूड में प्लांट्स और एनिमल्स, जितनी इंपॉर्टेंस प्लांट्स की है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एनिमल्स की भी है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एनिमल्स को कंज्यूम करना भी उतना ही ज़रूरी है। इन अ डेयरी फार्मिंग सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री, अब हमने अच्छा खासा फार्म हाउस बना लिया।
ठीक है। लेकिन एनिमल्स हमने ऐसे रख दी जो उसमें बीमार हैं और दूध भी कम देते हैं, या अब हमें एग कम दे रहे हैं, या वो जो कुछ भी आप एनिमल रख रहे हो उनके प्रोडक्ट्स, तो बेटा सब बेकार है। इसीलिए सबसे पहले हम डिजीज़ फ्री ही एनिमल्स को लेंगे, ठीक है। प्रॉपर सेफ फार्म हाउस में उन्हें रखेंगे, प्रॉपर खाना उन्हें देंगे, वाटर देंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, हेल्थ की इंपॉर्टेंस ध्यान रखेंगे। ये सभी किसी भी फार्म हाउस के मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाए, ये मेन पॉइंट्स कॉमन हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ, बर्ड्स अगर हम डिजीज़ रखें, आपने टीवी और न्यूज़पेपर में बेटा सुना होगा बर्ड फ्लू के बारे में, है ना। बर्ड फ्लू किससे हुआ था? वायरस से हुआ था। ये वायरस जो है किसमें चला, किसको डिजीज़ की थी इसने? चिकन्स को, बर्ड्स को। और उनको जब हमने खाया, हमने उनके क्या किए, एग कंज्यूम किए या उनका चिकन कंज्यूम हमने किया, तो भाई ये डिज़ीज़ हमारे अंदर भी बहुत पैनिक सिचुएशन में स्प्रेड हो चुकी थी। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फ्लू इन केस सम चिकन्स आर इन्फेक्टेड? अगर हमारे फार्म हाउस में कुछ चिकन्स इन्फेक्टेड हो गए हैं इस बर्ड फ्लू से, ये वाइडली स्प्रेडिंग डिजीज़ है, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये है। अब कोरोना वायरस के बारे में आप सुन रहे हो, दिन रात न्यूज़ पे कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा एक ही तरीका है ना उससे निपटने का, क्या? सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम उन लोगों से दूर रहें जिनको ये है। ऐसे ही फ्लू में है, ये भी वायरल डिजीज़ है, और वायरल डिजीज़ है तो तेज़ी से ये स्प्रेड भी होती है। वैसे सारी वायरल डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती हैं, बट बर्ड फ्लू स्प्रेड होता है। एक ही तरीका है, अगर हमारे फार्म हाउस में कुछ बर्ड्स से डिजीज़्ड हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जाए, उन्हें दूसरी जगह रखा जाए, उनका चिकन मीट यूज़ ना किया जाए, ठीक है। उन्हें फिर किल करना पड़ता है। ओके, कल हम एक और टॉपिक लेंगे। वैसे मेरा मन तो अभी था कि मैं एनिमल ब्रीडिंग तो मैं आज ही करा दूं, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो वी टेक एन अनदर टॉपिक, एनिमल ब्रीडिंग। वैसे थोड़ा सा आपको इसमें समझा देती हूँ क्या है एनिमल ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज़ एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ब्रीडिंग क्या है, ब्रीड क्या है, ब्रीडिंग क्या है, इनको समझते हैं अच्छे से। ब्रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है, टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स को क्रॉस कराते हैं ताकि हमारे पास डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल सके। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक काव है जिसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उसका क्रॉस हम एक ऐसे बुल के साथ करा रहे हैं जो डिजीज़ फ्री है, तो उनकी दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी आएगी वो हमारे डिज़ायरेबल करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लाएगी। मतलब उसमें काव के करेक्टर्स होंगे मिल्क यील्डिंग के, और उसमें स्ट्रेंथ जो है या फिर उसमें डिजीज़ फ्री जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पावर, वो होगी बुल जैसी। तो इसलिए हम ब्रीडिंग कराते हैं। आपने पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री में, ब्रीडिंग कराते हैं हम, क्यों? ताकि हमारी जो वैरायटी है लाइव स्टॉक की वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग एम टू इंक्रीज द यील्ड, उत्पादन हमें ज़्यादा मिले और हमें क्वालिटी अच्छी मिल जाए, ठीक है। फॉर व्हाट काइंड कैरेक्टर वुड बी ब्रीड इन एनिमल्स? वुड द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल्स? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बीन द टर्म ब्रीड? हम ब्रीड समझ रहे, तो ये ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, आप कर सकते हो उसको। क्या कह रहा है ये, क्या कैरेक्टर्स आप लेना चाहते हो एनिमल ब्रीडिंग के, ठीक है। ब्रीड क्या होता है? ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीड को समझना। ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज। देखो ब्रीड क्या है, आप मान लो कोई एक स्पीशीज़ है हॉर्स की, ठीक है। एक ब्रीड वो होता है जिसमें डिसेंट करेक्टर्स होते हैं, यूनिक, अलग। जैसे मान लो अब ह्यूमन पॉपुलेशन है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन में भी कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं ना जिनके कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, डिजीज़ रेसिस्टेंट पावर अच्छी है, गुड लुकिंग्स हैं, इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है, तो वो एक ब्रीड हो गया, एक मतलब यूनिक डिसेंट करेक्टर्स का। लेकिन इतना भी वो हमसे अलग नहीं है कि उसके मॉर्फोलॉजी हमसे डिफ़र करे, मॉर्फोलॉजी में हमारे जैसा ही होगा, एंसेस्टर उसके जो हैं वो हमारे सबके कॉमन कैटेगरी पे जाके मैच होंगे ही, ठीक है ना। तो एक जो यूनिक वेरिएबल करेक्टर्स रखे हुए हैं पूरे कॉमन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में से, इट इज़ नोन एज ब्रीड, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आगे दिया हुआ है टाइप ऑफ ब्रीडिंग्स, ठीक है। टाइप ऑफ ब्रीडिंग्स हम अगले वीडियो में लेंगे नेक्स्ट। अब आप सिर्फ इतना गो थ्रू करिए, क्योंकि ब्रीडिंग का एक काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक बनता है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है हम प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।